लिया और आप मेरे साथ जुड़ गए, तो आज हम करेंगे अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के बारे में हम लोग थोड़ी सी पहले बात कर लें। बहुत ही कम एज के अंदर उनका, देखो आप यूं कहोगे ध्यान से स्टार्ट कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप एक बारी, बहुत ही कम जीवन काल उनका रहा और इतने काम उन्होंने कर दिया आर्ट के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में, आप सोच नहीं सकते। हंगरी बुडापेस्ट के अंदर उनका जन्म हुआ था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, सरदार सी, लेकिन जड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदर सी वो उतों दी मतलब विदेश की है। वो एग्जैक्ट इसमें लिखा हुआ है, हंगरी की थी वो। तो फिर शादी जब इनके फादर की वहां हुई तो फिर वो वहां चले गए। तो वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा वगैरह शुरू करी। फिर ये शिमला हिमाचल प्रदेश में आई, वहां पे इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया। लेकिन बीच में ये 4-5 साल के लिए एक बार आ गई थी और शिक्षा इनकी वहीं पे हुई। लेकिन जब इन्होंने हमारे ये जो मुगल कला है, राजपूत कला है, जो हमारी दिनचर्या है, आम आदमी की जो है सिचुएशन, उससे जब ये जुड़ी देखा तो ये बहुत प्रभावित हुई। तो फिर ये अपने जो कर्म भूमि है, भारत प्रदेश है, उस पे इन्होंने लिखना चालू किया। क्या विषय थे इनके? इनका विषय था आम आदमी, उसका खान और पीन, उसका रहना सहना, उसकी मजबूरी, उसका दुख, वो था इनका मेन सब्जेक्ट। और उसको जब इन्होंने देखा और फिर अपनी कला में उतारा, तो आप सोच नहीं सकते इन्होंने कितनी वो कलाकृतियां, लेखन दिया है। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो अमृता शेरगिल को जानता है और इनको छोड़ नहीं सकता। तो जब वो नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपके लिए तैयार है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमृता शेरगिल, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज इनका। हाँ, एक बात और देखो, जो मैं ये आपके लिए बना के लेके आया हूं, पहले ये आपका है, उसके बाद ये मेरा है। पहले ये आपका है, उसके बाद ये मेरा है। बस ये इनफ है। 3 किताबों का संकलन है इसके अंदर। इतनी मोटी किताब है, केवल थिंकर ही है उसमें। उसमें से मैं आपके लिए मोती पिरो के लाया हूं, मोती निकाल के लाया हूं। इतनी सरल भाषा में है, 2 बार रीडिंग लगा लेना। अमृता शेरगिल पे 10 नंबर का क्वेश्चन आया, आपके 8 पक्के। हाँ जी, ये लो जी, आपकी ये यूनिट 17 है। आप यूं सोच रहे हो सर जी पहली तो पूरी नहीं हुई, 17 चकली। भैया हमें हमारा आपको बताया था मछली की आंख नजर आ रही है और उस आंख के चलते मैं ये ले आया, क्योंकि हमने तो अपना एग्जाम क्लियर करना है, पीएचडी थोड़ी करनी है। एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें तो पता है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और अब आपको भी पता चल जाएगा। तो साथियों देखो, हमारे साथी हैं किरण जी, उन्होंने कहा था कि सर पहले आप स्लाइड दिखाया करो। तो नमस्कार किरण जी, ये साथी हमारे यमुनानगर से हैं और इतने संघर्षशील हैं, जान इन्होंने लगा रखी है। हमारा जो शुरू से जब हम लोग चले थे, तो मैं जरूर इनका नाम लेना चाहूंगा। और जो मैं आपको बोलता रहता हूं भी, हम लोग अकेले नहीं है, हम मेरे साथ में ये पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के पीछे वालों का त्याग बहुत होता है। तो 4 लोग हैं जो ड्राफ्टिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। आप देखो क्वेश्चन। हाँ जी, यूनिट नंबर 17 है अमृता शेरगिल। 1913 में इनका जन्म हुआ है और 1941 में इनकी डेथ हुई है। इस प्रकार से लिखना है हमने, अकॉर्डिंग टू शेरगिल। ऊपर लिखा है अमृता शेरगिल, वैसे फिल्मों में जिम्मी शेरगिल भी है। मोहब्बतें फिल्म देखी होगी आपने, मेरे ख्याल से उसी फिल्म से उनकी एंट्री हुई थी, जिम्मी शेरगिल। तो जिम्मी शेरगिल से आपको अमृता शेरगिल याद रह जाएगी, तो शॉर्ट में कर लेना, क्योंकि एक बार आपने ऊपर पूरा नाम अमृता शेरगिल लिख दिया। 1913 1941। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू शेरगिल। अकॉर्डिंग टू शेरगिल ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, ये उन्होंने एज इट इज शब्द के हुए, पहले मैंने ये उठाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कला शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य समझ पाई। ये पोइटिक लैंग्वेज है, कलमों के मूल्य। कलमों का मूल्य का मतलब है जो उनकी कलमों ने कलाकृति लेखन लिखा, वो है ये, कलम का रेट नहीं है।
अच्छा लाइट क्लास चलने दे। हाँ जी, हमारे सर आए हुए हैं, इनकी नेक्स्ट क्लास है, लेकिन मैं आपके लिए 10 मिनट इनसे उधारे लिए हैं, तो आप लोग जुड़ो। 10 मिनट बहुत कीमती है सर की, और आपकी तो हमारे से ज्यादा है। सुनो भाई, ये अकॉर्डिंग तो उनकी जो कहे हुए शब्द हैं, मैंने एज इट इज उस किताब में से उठाए हैं और ये सबसे पहले लिखे हैं। आप बता देना ये कैसे हैं, फीडबैक दे देना। थोड़ा 5 घंटे लगे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कला शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य को समझ पाई। एज इट इज लिखना है आपने। राजपूत कलमों के मूल्य भी मैंने आपको बता दिए। अब देखो स्टार्ट हुआ है, 2 मात्राएं आएंगी इस पे। अमृता शेरगिल का जीवन केवल 28 साल का है, परंतु 1935 से 1941 केवल 7 वर्ष में जिन कलाकृतियों का निर्माण उन्होंने किया, वे आज संसार में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई। 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ में बिका। साथियों, मैंने क्या कहा था आपको, बहुत ही कम एज में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई थी। ये देखो आप, इनका चित्र 6.9 करोड़ में बिका है। तो साथियों दोबारा पढ़ते हैं इसको। जीवन काल इनका, अमृता शेरगिल का जीवन केवल 28 साल का है, परंतु 1935 से 41 ये साथ ही होंगे, 7 होंगे, ये 7 होंगे केवल 7 वर्षों में। मैंने देखो ये क्यों मैं लिखता हूं, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज देखेगा। यहां से नंबर मिलेंगे आपको पूरे पूरे भी, वो ये देखेगा भी जो कैंडिडेट लिखने लग रहा है उसने पूरे मोती पिरो रखे हैं। एक कोई भी ये किस पैटर्न पे है, कैसे, कब, कहा, निष्कर्ष, किस पैटर्न पे है ये, जैसा वो एग्जामिनर चाहता है। कैसे, कब, कहा, निष्कर्ष। हाँ जी, अमृता शेरगिल का जीवन केवल 28 साल का है, परंतु 1935-41 का जो बीच का है, केवल 7 वर्षों में जिन कलाकृतियों का निर्माण उन्होंने किया, वे आज संसार में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई। बड़ी आसान है। 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ में बिक गया। अब देखो जो मैं आपको बात करता हूं, क्यों, कैसे, कहां, मैंने एक बात ऊपर लिखी है भी, वो आज संसार में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई। तो एग्जामिनर के दिमाग में गई भी, कैसे बन गई, ऐसे बन गई। 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ में बिक गया। हाँ जी, ये देख लो किरण जी, नोट करना है आप नोट कर लो, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, ये अकॉर्डिंग टू शेरगिल, ये समझ लो ये भूमिका है, बहुत इफेक्ट करेगी। पॉइंट तो इसके बाद चलेंगे। हाँ जी, अब आ जाओ इनका, इसको इंट्रो कह सकते हो आप, इंट्रोडक्शन एवं जीवन का परिचय। इससे पहले हमने बहुत अच्छी भूमिका बना ली, अब उसके एग्जामिनर के दिमाग में जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। कैसे, कब, कहां। हाँ जी, जीवन परिचय पॉइंट समझ में आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था भी, सिख सरदार थे उनके, और उनकी जो वाइफ थी हंगरी की, और उनके घर में इनका जन्म हुआ। बड़ा मैंने इसको स्टोरी में लिखा हुआ है, देखो आप। सरदार सरदार उमराव सिंह एवं मारिया अनवानेत गोरे समन। ये देखो इनकी जो माता थी, क्या नाम था, मारिया। आपको मारिया याद रह जाएगा, मारिया बड़े राम से याद रह जाएगा। अंतवा नेत याद रह जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर मारिया लिखिए ना। सरदार उमराव सिंह एवं मारिया की पुत्री लिख देना आप। ये जो मारिया अंतवा नेत है, पूरा नाम इनका गोरे समन है। ये क्या थी, हंगरी की प्रसिद्ध ओपेरा कलाकार, ब्रैकेट में लिखा है ये, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में है भी मारिया भी कुछ यदि थी, तो कैंडिडेट ने लिखा नहीं, तो मारिया फिर क्या थी, हंगरी की प्रसिद्ध ओपेरा कलाकार के घर। देखो स्टोरी तो बनानी है ना, फिर यही तो कला है। देखो कैसे है, सरदार उमराव सिंह एवं मारिया अंतवानेत गोरे समन के घर कहा, बुडापेस्ट हंगरी में 30 जनवरी 1913 को हुआ। कितनी स्टोरी अच्छी है। सरदार जी और मारिया, सरदार उमरा सिंह एवं मारिया, उन दोनों के घर कहा, बुडापेस्ट हंगरी में, कब, 30 जनवरी 1913 को हुआ जन्म इनका। 1929 से 1934 तक शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय
बियोकस आर्ट्स से कला दीक्षाली, कला विद्यालय का, कला जो महाविद्यालय उसका नाम लिख दिया। जन्म हो गया तो फिर अब शिक्षा की बात करें। आएंगी, आप सोच रहे हो कि जन्म लिया और शिक्षा दुआ दी, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन जबरदस्त होनी चाहिए, वो देखो आप। हाँ जी, 1929 से 34 तक शेरगिल ने पेरिस कला विद्यालय में शिक्षा ले ली। किसमें ले ली? बियोकस आर्ट्स में ले ली, कला दीक्षा ली, एवं प्रसिद्ध शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के अंडर वर्क किया। मतलब एक शिक्षक हुए, उनके अंडर इन्होंने वर्क किया। अमृता ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ममेरे भाई डॉक्टर एंगन से विवाह किया। अमृता शेरगिल ने, देखो, अमृता शेरगिल ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई डॉक्टर एंगन से विवाह किया। चलो ये इनका निजी हो गया, इस पे नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, जन्म हो गया, शिक्षा ले ली, तो सारे काम हो गए, भ्रमण तो करना ही है। चलो जी, यूरोप भ्रमण के वक्त पिकासो, ब्रोक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ली। जब वो यूरोप घूम रही थी तब उन्होंने यूरोप भ्रमण के वक्त पिकासो, ब्रोक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ली। ताहिती आर्ट्स का नाम है, इंग्लिश में भी लिखा है। ताहिती ने शेरगिल को काफी प्रभावित किया। यूरोप भ्रमण के वक्त पिकासो, ब्रोक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ली। ताहिती आर्ट्स ने शेरगिल को काफी प्रभावित किया। 1934 में भारत लौटी और शिमला में समस हिल पर स्टूडियो बनाया। भारत में अमृता को रविंद्रनाथ टैगोर की कला ने प्रभावित किया। देखो, इससे जोड़ लिया हमने। 1934 में लौटी, आते फिर उन्होंने स्टूडियो बना लिया। भारत में अमृता को रविंद्रनाथ टैगोर की कला ने प्रभावित किया। बिल्कुल कंटेंट से कंटेंट जुड़ रहा है और लय बन रही है। और ये है क्या? ये आपके शब्दों में है, ये हमारे शब्दों में। बुक के अंदर लैंग्वेज हार्ड थी, शॉर्ट कर दिया आपको। यदि आप चाहते हो कि ये बुक चाहिए तो मैं आपको ये बुक भी दे दूंगा जिसमें से मैं लिख के लाया हूं, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, फिर देखो, जन्म हो गया, जीवन परिचय हो गया, सारे काम हो गए। अब उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वर्क्स एंड अचीवमेंट्स लेखन कार्य है। शिक्षा भी ले ली, जन्म भी हो गया, भ्रमण भी कर लिया, प्रेरणा भी ले ली, तो फिर तो अब लिखना पड़ेगा, तो फिर लिख दिया इन्होंने। चित्रकारी के साथ साथ शेरगिल ने लेखन भी किया। चित्रकारी के साथ साथ इन्होंने लेखन भी किया। वही क्या किया फिर? एग्जामिनर सोच रहा है लेखन तो किया, सारे बच्चे तो लेखन किया, लिखी आएंगे, लेकिन हमने नाम लिखे हैं। इंडिया आर्ट टुडे, आर्ट एंड एप्रिसिएशन एटसेट्रा। चित्रकारी के साथ शेरगिल ने लेखन भी किया, यथा इंडियन आर्ट टुडे, आर्ट एंड एप्रिसिएशन भी किया। ये क्लियर कर दिया। चित्र एवं विषय, जो उनके चित्र थे उनके विषय में आपको बता चुका हूं। आम आदमी से जुड़ी हुई थी उनकी मेन, जो आम आदमी की समस्याएं थी, भूख थी, दुख था, पीड़ा था, अमृता शेरगिल ने उसको अपनी चित्रों, अपनी रेखाओं के माध्यम से जनता को बताया। यह है कला। हाँ जी, चित्र में विषय क्या थे? शेरगिल ने आम आदमी की पीड़ा को रंग में शैली दी। ये देखो, पीड़ा को रंग में शैली दी। रंग देना मतलब उस पीड़ा को भी इन्होंने खुशी दी, उसमें भी रंग भरा। यही तो है कला। शेरगिल ने आम आदमी की पीड़ा को रंग में शैली दी तथा भारतीय जनजीवन, रहन सहन उनके चित्रों का मुख्य आकर्षण था। समझ में आ रहा है आपको? फिर देखो उनकी, ये देखो ऊपर हम लिख रहे हैं कि आम आदमी की पीड़ा और रहन सहन, और एग्जामिनर के दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया कि भी आप थे बताने तो लाग रहे हो पीड़ा, लेकिन पीड़ा पे लिखा क्या उसने? तो फिर ये लिख दिया, हिल वुमेन और मदर इंडिया ने भूख की पीड़ा अभिव्यक्त की। लिख के आएंगे हमारे साथी, हिल वुमेन भी कोई लिख देगा, लेकिन सब्जेक्ट भी तो लिखना है। हिल वुमेन और मदर इंडिया ने भूख की पीड़ा अभिव्यक्त की। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ जी, फिर ये देखो उनकी कृतियां हैं, ये सब किस तरीके से इन्वर्टेड कोमा में लिखी है। ये आप यदि आदि भी लिखे होगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा विश्वास है और आपका भी है। हाँ जी, तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट बाजार, आराम, दी स्टोरी ऑफ टेलर, सिख गायक,
विश्राम करती स्त्री, बोलती आंखें, गणेश पूजन, हल्दी पीसती औरतें, हाथी का स्नान, हाथ पैरों की मुद्राएं, ब्रह्मचारी। हमने कहा था कि आम आदमी से जुड़ी हुई इनका सब्जेक्ट है। आप ये सोचो कि जब हमने कैसे, क्यों, कब पढ़ लिया, तो अमृता शेरगिल के बारे में जब हमने सारा ही पढ़ लिया, भी उनकी जो लिखने की सोच ही ये थी आम आदमी, तो फिर आम आदमी से तो यही चीजें जुड़ी हुई हैं जो उनके नजर आने लग रही हैं। आप बस जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, यदि आप भूल भी गए और आपको यूं पता है कि मानव जीवन से, रहन सहन से संबंधित वो लिखती थी और पीड़ा बताती थी, तो आपको बताइए फिर पीड़ा कहाँ कहाँ है। आ जाओ फिर देखते हैं। 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचते हुए। अब केला तो बेचारा कोई गरीब आदमी बेचेगा, जो दुखी है वो ले जाएगा अपने बच्चों के लिए, दुखी है, पीड़ा है, तो बेचारा केले बेचने लग गया। इन्होंने देखा और उसको लिख दिया। फिर है जी आराम, आराम भी हमसे जुड़ा हुआ है। मान लो आप पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, अब थक गए, आराम तो करना ही है, हमसे जुड़ा हुआ है। दी स्टोरी ऑफ टेलर, दी स्टोरी ऑफ टेलर ही लिख दी। अमृता शेरगिल जी मेरे ख्याल से किसी टेलर के पास गई होंगी और उन्होंने देखा होगा अभी टेलर का वर्क कितना वो है, मतलब कितनी क्रिएटिविटी है। एक थान है, उसकी पहले कटिंग होती है, फिर उसमें तागे पड़े जाते हैं, फिर वो थान फिर कोई उसको पहनता है, तो उनको क्रिएटिविटी नजर आई होगी, तो उन्होंने लिख दी दी स्टोरी ऑफ टेलर। क्या पता उसके अंदर उन्होंने यूं लिखा होगा भी किस तरीके से कटिंग होती है और एक जो कपड़ा होता है वो किस तरीके से वस्त्र बन जाता है और फिर हम उसको धारण कर लेते हैं। हाँ जी, सिख गायक, ये भी पहले लोक गायक होते थे, हमसे जुड़ी है। विश्राम करती स्त्री, बोलती आंखें, वो आंखें बोलती। फिर है जी गणेश पूजन, गणेश पूजन होता कहीं देख लिया होगा। फिर इन्होंने हल्दी हल्दी पीसती औरतें कहीं देख ली होंगी, हमसे जुड़ी हुई हैं। हाथी दांत का ना, अब मान लो कोई गरीब औरतें होंगी बेचारी, हल्दी पीसेंगी, कोई मशीन नहीं होगी, XYZ कुछ भी समझ लो। हाथी का स्नान, हाथों पैरों की मुद्राएं, ब्रह्मचारी। ये हो गया जी, बिल्कुल क्लियर है, आपको याद हो जाएगा। बस एक ही चीज याद रखनी है कि अमृता शेरगिल मनुष्य की पीड़ा से संबंधित दुख को अभिव्यक्त करती थी। हाँ जी, अब है बालिका वधु, अछूत बालिका में, ये गोंगा है भाई, गोगा गोगा लिखा हुआ है। ये गोगा वो गोगा पीर नहीं है जो भादरा के अंदर मेला लगता है, भी आएगा भादवे के अंदर। क्या पता आप लोग भी उधर से जाते होंगे, हरियाणा से, तो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, और यूपी से, हिसार से निकलते हैं सारे गोगा मिट जाने के लिए। चलो आप लोग वापिस आ जाओ, क्योंकि वो भी जब हम लोग पढ़ेंगे लोक कला, लेकिन शायद क्या पता इधर तो लोक कला इसमें तो ना आए, पर आ सकता है कहीं से ही बता देंगे आपको। हाँ जी, बालिका वधु, अछूत बालिका में गोगा की ताहिती कला। देखो ताहिती कला के बारे में मैंने पहले लिखा था, ताहिती कला का प्रभाव है इस पे, ताहिती कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शेरगिल ने यूरोपीय तकनीक भी अपनाई अपनाई और व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ का चित्रण किया। ये उन्हीं से, यूरोप की तकनीक से संबंधित है। मैंने एक लाइन में बता दिया, ये अपने जो भारतीय समाज है या जनजीवन है, दुख है, पीड़ा है, उससे संबंधित हो गया। फिर उन्होंने उस पे प्रभाव था जो ये ताहिती कला है, उससे भी, उस पे भी इन्होंने लिख दिया। हाँ जी, यूरोपीय, देखो ये यूं कह रहे हैं भी इन्होंने यूरोपीय तकनीक भी अपनाई और भारतीय जो इश्यूज हैं उन पे भी लिखा। उनका जो यूरोपीय तकनीक का चित्र है, व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ का चित्रण किया। फिर है जी शेरगिल के चित्रों, पतले पतले हाथ पैरों वाली, विशाल नेत्रों, मोटे होंठ, कुछ विशेष लंबी आकृतियां बनाई। ये यूं कह रहे हैं कि शेरगिल के जो चित्र है ना, उनका जो विषय क्या है कि पतले पतले हाथ पैरों, पैर बनाती थी, विशाल उनके नेत्र होते थे, मोटे होंठ, कुछ विशेषताएं, लंबी आकृति। आप यूं सोच लो, जब हम लोग बनी ठंडी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग इन चीजों को बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन केवल इनकी जो कलाकृति है उसके संबंध में बताया भी। अमृता शेरगिल की जो कलाकृतियां हैं, जो चित्र हैं, उसके अंदर क्या है, विशाल नेत्र, मोटे होंठ, कुछ विशेष लंबी आकृतियां बनाई। हाँ जी, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लो जी, फिर देखो, जन्म हुआ, शिक्षा ली, भ्रमण करा, लिखा, फिर ही तो पुरस्कार मिलेंगे। तो देखो पुरस्कार, रिस्पेक्ट, ऑनर बाद में मिला इनको। 1929 से 1937 पढ़ाई के दौरान शेरगिल को 1932 में चित्र टोरेसो पर ग्रांद सेलो का सम्मान।
ये फिर वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर भी हुई है। देखो ये लिखा हुआ 1929 से 37 पढ़ाई के दौरान पढ़ रही थी, और उसके बाद फिर मान लो उन्होंने कुछ वहां किया और 32 में उनको मिल गया। कौन सा चित्र था उनका? टोरसो पर ग्रांद सेलो का सम्मान। बाद में शेरगिल ग्रांद सेलो की एसोसिएट भी बनी। ये देखो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, दोनों आपको याद हो जाएगा। फिर देखो पुरस्कार भी ले लिए। फिर मान लो कि उनकी जो प्रदर्शनी लगी, चित्र कहाँ कहाँ हुए, वो है 4 नंबर पे प्रदर्शनी एवं चित्र संग्रह। 1934 में इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शन इलाहाबाद में, 1934 में इन्होंने अपने अकेले के जो चित्र थे उनकी प्रदर्शनी कहाँ लगाई? इलाहाबाद में। तथा इसके अलावा दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, शिमला में प्रदर्शनियां आयोजित की। ये बड़ा आसान है, ये तो आपको याद हो जाएगा। यही तो शहर है हमारे, दिल्ली, बंबई और कौन से, हैदराबाद। इनमें इलाहाबाद में इन्होंने अपनी एक कल लगाई है, बाकियों में उस हिसाब से प्रदर्शनियां होगी। बड़ा आसान है। शेरगिल के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। देखो ये दोनों दिल्ली में है, दोनों को लिख के मैंने दिल्ली बीच में लिख दी। कहां? ये एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है भाई, ये 30 जो चित्र हैं शेरगिल के, कहां? यहां 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, श्रीमती इंदिरा के निजी संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। श्रीमती इंदिरा के, इंदिरा गांधी के निजी संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल कंटेंट है, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आपको चिंता नहीं। हाँ जी, अब देखो निष्कर्ष, कैसे, कब, कहां और निष्कर्ष। ये सारा कंटेंट आप याद तो रहेगा, आपको लिख नहीं पाओगे क्योंकि टाइम कम होएगा, लेकिन कुछ कुछ तो 50% तो लिख ही आओगे। हाँ जी, निष्कर्ष, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। शेरगिल ने अपनी कर्म भूमि के प्रति पूरी निष्ठा रखी। मैंने आपको क्या बताया कि जरूर इनका विदेश में जन्म हुआ, लेकिन भारत से जुड़ी हुई थी। फादर इनके इंडिया के थे, मदर वहां की थी, वो भी एक कलाकार थी। देखो निष्कर्ष में, शेरगिल ने अपनी कर्म भूमि के प्रति पूरी निष्ठा रखी। भारत आगमन के दौरान, कब? 1921-29, यहाँ की प्रकृति और जनजीवन, रहन सहन को अपने चित्रों को विषय बनाते हुए शेरगिल ने कला को आत्मा से रिलेटेड बताया। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप ये निष्कर्ष लिखोगे, आपके नंबर कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। देखो कैसे हमने फिर कला से जोड़ दिया इसको। शेरगिल ने अपनी कर्म भूमि के प्रति पूरी निष्ठा रखी। भारत आगमन के दौरान यहाँ की प्रकृति, जनजीवन, आम आदमी को, रहन सहन को अपने चित्रों का विषय बनाते हुए शेरगिल ने कला को आत्मा बताया, उसको आत्मा से जोड़ दिया। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अपनी आत्मा से जोड़ लो। जिस दिन पेपर में ये आ गया, इसमें मोती आपने पिरो देने हैं। मैंने मेरी पूरी जान लगा दी, अब बारी आपकी है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।